हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो क्लास है, वो क्लास रहेगी हिंदी साहित्य की। ऐसे ही हिंदी व्याकरण और केवीएस, एनवीएस, केवीएस और एचपीएससी पीजीटी के लिए, केवीएस और एचपीएससी पीजीटी के लिए भी कोर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, क्लासेज उनके लिए चल रही है। और उसी की तैयारी से में से एक क्लास आज हम करने वाले हैं, इतिहास लेखन की परंपरा। जैसा आप देखते हैं, अगर हम एचपीएससी की बात करते हैं तो वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला टॉपिक रखा गया आदिकाल। आपके मस्तिष्क में आएगा, मैम फिर हम ये इतिहास लेखन की परंपरा क्यों पढ़ें? हाँ, हमें पढ़ना है क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा भी आदिकाल से ही संबंधित है। तो जब तक हमें इतिहास लेखन की परंपरा नहीं पता चलेगी कि इतिहास में कौन सा ग्रंथ था और कौन सी ग्रंथ में क्या नामकरण किया गया है, कौन से ग्रंथ से काल विभाजन का कार्य शुरू किया गया है, मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है इतिहास को लेकर, तो ये सभी जानकारी हमें लेना आवश्यक है। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई, उस क्लास में हम देख चुके हैं कि इतिहास लेखन क्या है। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो ये इतिहास लेखन क्या है, इससे पहले की क्लास में हम ये जानकारी ले चुके हैं कि हिंदी शब्द से लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या है, किसने क्या परिभाषा दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि इतिहास क्या है, और बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उन्होंने क्या परिभाषा दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण कथन हम इससे पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास में रहेगा इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन की परंपरा से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा। सबसे आसान क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ के लेखक कौन है। फिर उसे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाया जाता है, तो ये पूछा जाता है कि कौन से ग्रंथ के अंदर किस प्रकार की जानकारी दी गई है, कौन से ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं, कौन से ग्रंथ की क्या कमी रही है, किस पद्धति का प्रयोग कौन से ग्रंथ में किया गया है, किस ग्रंथ में किस काल का नामकरण क्या किया गया है। ये सभी जानकारी हम इतिहास लेखन के ग्रंथ में, इतिहास लेखन की परंपरा में पढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ये कहाँ से आरंभ हुआ, वैज्ञानिक इतिहास किसका था, व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास किसका कहलाया है, ये सभी चीजें आज हम क्लास में देखेंगे। सभी गहराइयों को आपके समक्ष साझा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा, कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कहाँ से लिखना आरंभ हुआ। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को एक बैकवर्ड समझते थे, है ना, एक विकसित नहीं समझते थे कि ये तो अविकसित हैं। लेकिन जैसे ही सभ्यताओं की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, कालीबंगा की खोज हुई, तो उस समय अंग्रेजों को लगा कि जिसको आज तक हम बैकवर्ड समझते आए वो तो बहुत ही व्यवस्थित थे, ये तो आज से बहुत समय पहले ही इनकी सभ्यता तो बहुत विकसित थी। तो क्यों ना इनका इतिहास जाना जाए, जिससे हम और भी अधिक फायदा उठा सकते हैं, जिससे हम इन लोगों की इनका इतिहास जानकर इन लोगों की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम आसानी से राज्य कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखवाना आरंभ किया हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन दुर्भाग्य कि हिंदी साहित्य का इतिहास जहां सबसे पहले लिखा गया, वो व्यक्ति कहाँ, फ्रांस में बैठा था। एक फ्रांसीसी ने हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना आरंभ किया। और ये जानते हैं कि फ्रांस में एक व्यक्ति था, जो कल के क्लास में हमने देखा, उस व्यक्ति को एक रोग लगा था इतिहास ग्रंथ लिखने का, और उसी रोग के होते होते उसने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी लिख दिया। उस इतिहास ग्रंथ में बहुत अधिक कमियां हमें देखने को मिलती हैं, बहुत अधिक कमियां, बहुत अधिक त्रुटियां उसके अंदर हैं। क्योंकि एक व्यक्ति फ्रांस में बैठकर फ्रांसीसी भाषा के अंदर, फ्रेंच भाषा के अंदर हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिख सकता है। लेकिन फिर भी एक सराहनीय कार्य उसने किया कि उन्होंने आरंभ कर दिया लेखन का। और वहीं से ये कहें कि बहुत से
जानकारी हमें प्राप्त हुई, जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम ये कहें कि इतिहास लेखन का कार्य आरंभ हो गया और इस सभी को प्रेरणा मिली एक कि हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा जा सकता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो कार्य किया लेखन का, अंग्रेजों के आगमन से ये कार्य आरंभ हुआ और सबसे पहले जो ये कार्य किया, वो किसने किया? जैसे हमने देखा कि सबसे पहला जो हमारा लेखक है, उस लेखक का नाम क्या है? उस लेखक सबसे पहले जो इतिहास का ग्रंथ लिखना आरंभ किया, वो किसने किया? गारसादे तासी ने। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किसने किया? गारसादे तासी ने किया। अब इसके ग्रंथ के बारे में हम देख लेते हैं। इनका ग्रंथ है तासी जी। तासी जी किसको कहा जा रहा है? गारसादे तासी को। हम जी इसके साथ इसीलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने एक दिशा दे दी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। अगर ये कार्य आरंभ नहीं करते तो और भी ज्यादा समय निकल जाता और हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास शायद बहुत समय बाद लिखा जाता, इसलिए जी लगाया इसके सामने। वैसे तो इनका आपने कल की क्लास में देखा ही होगा कि इनका सबसे बकवास ग्रंथ था, सबसे बकवास, और ये व्यक्ति भी सबसे बकवास था। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, जी लगा रही हूँ, फिर भी इसको बकवास कह रही हूँ। आगे चल के आज हम इनके ग्रंथ में देखेंगे कि इन्होंने हिंदी को एक बद्धी भाषा कहकर पुकारा था और हमारी हिंदी को जो बद्धी भाषा कहता है ना, वो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानीय नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं इन कड़वे शब्दों का इनके लिए प्रयोग कर रही हूँ। फिर भी देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं इनके इतिहास ग्रंथ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तासी जी के द्वारा अपना एक ग्रंथ लिखा गया, इस्तबार दैला लित रेतुर। ये लित रेतुर, रित लित रे तय यू रे, लित ले लित रेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ था। इस्तबार दैला लित लेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान, ये जो शब्द था, हिंदुस्तान भी नहीं, यहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द आएगा, हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम था दोस्तों। तो इसमें से भी दो क्वेश्चन हमारे समक्ष बन जाते हैं कि इसमें इंदुई शब्द का अर्थ क्या था और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ क्या था। हिंदुस्तानी, एंदुई ए हिंदुस्तानी था, तो हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ क्या है? ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, इसको आप कर लीजिएगा। तो इसमें हिंदुई शब्द का अर्थ क्या है और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हिंदुई शब्द का अर्थ था हिंदी, हिंदुई शब्द का अर्थ क्या था? हिंदी, और हिंदुस्तानी शब्द जो था वो हिंदुस्तानी बना, हिंदुस्तानी बना। और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी कौन सी भाषा को कहा गया है यहाँ पर? उर्दू भाषा को कहा गया, ये हमें याद रखना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ हिंदुई शब्द का अर्थ क्या था? हिंदी था, और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ क्या था? यहाँ पर उर्दू भाषा था। यानी कि इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा लिखा इसमें हिंदी शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। आगे चल के देखेंगे हम कि हिंदी शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कौन से ग्रंथ में किया गया था। यहाँ इन्होंने हिंदुई शब्द हिंदी के लिए प्रयोग किया और हिंदुस्तानी शब्द उर्दू के लिए प्रयोग किया। इसी के साथ साथ एक जानकारी और हमें याद रखनी है दोस्तों, जैसे एक आपने देखा होगा कि 1837 ईस्वी में, 1800 कई बार पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें कि 1837 ईस्वी के अंदर एक हिंदी उर्दू विवाद चला था। और ये जो विवाद था, हिंदी उर्दू जो विवाद चला, इसके विवाद तो आपको पता ही है, मैं ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ज्यादा व्याख्या नहीं कर रही हूँ। ये जो वाद था, ये वाद था कि कोर्ट की भाषा यानी कामकाज की जो भाषा, सरकारी कामकाज की जो भाषा थी वो बनानी थी। तो इसमें हिंदी और उर्दू को लेकर विवाद चला और इस विवाद के अंदर गारसाजे तासी हैं, इन्होंने जो कामकाज की भाषा उसमें किसका समर्थन किया? इन्होंने उर्दू का समर्थन किया और हिंदी को इन्होंने भद्दी भाषा कहकर पुकारा। हिंदी को क्या? भद्दी भाषा कहकर पुकारा। इसीलिए ये व्यक्ति जो हमारी हिंदी को भद्दी भाषा कह सकता है, वो हिंदी का साहित्य कैसे लिख सकता है? तो ये यहाँ से ही अनुमान लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी उर्दू विवाद कब चला था? 1837 ईस्वी में चला। और इसमें हिंदी को भद्दी भाषा किसने कहा? तो गारसादे तासी ने इसको भद्दी भाषा कहकर पुकारा था।
आगे चल के हम क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ तो गारसादे तासी ने तो हिंदी को भद्दी भाषा कह दिया, लेकिन आगे चल के थोड़ा और हम देखेंगे कि किसने हिंदी उर्दू को ठेठ हिंदी कहा है। उर्दू का समर्थन भी किया किसने? गिरियर्सन ने। गिरियर्सन ने उर्दू को क्या कहा है? ठेठ हिंदी ही कहा है, कि जो खड़ी बोली है हिंदी, ठेठ हिंदी है, वही क्या है? उर्दू है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उर्दू और हिंदी को अलग कौन नहीं समझते, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज गिरियर्सन। और हिंदी और उर्दू को अलग अलग समझने वाले कौन थे? गारसादे तासी थे। इसमें इन्होंने उर्दू का तो समर्थन किया और हिंदी को क्या कह दिया? ये तो भद्दी भाषा है, इसका प्रयोग कामकाज, सरकारी कामकाज में नहीं किया जा सकता। इसके आगे हम इसके ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके ग्रंथ, गारसादे तासी का जो ग्रंथ था, इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना कितने भागों में की? 2 भागों में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे समक्ष बन जाता है कि इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना 2 भागों में की। उसके बाद देख लेते हैं, आगे दिया जाता है कि इनका जो पहला भाग था, इसका जो पहला भाग था वह 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों यहाँ से भी हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा और स्पीड कम करके अपने नोट्स भी साथ साथ आप बनाते रहिएगा। तो हमने देखा कि गारसादे तासी है, इनका जो ग्रंथ है इस्तबार दैला लितरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ है। दोस्तों इसको ठीक कर लीजिएगा, एंदुई ए हिंदुस्तानी शब्द था जिसका अर्थ मैंने अभी बताया क्या लिया गया था, इन्होंने उर्दू से अर्थ लिया था, ये उर्दू था। और एंदुई का अर्थ इन्होंने क्या लिया दोस्तों? एंदुई का अर्थ इन्होंने हिंदी लिया था। तो इन ये जो ग्रंथ था इनका कितने भागों में प्रकाशित हुआ? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय दिया गया है, ये बात भी यहाँ से महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है, अगर बहुत गहराई से क्वेश्चन बनाया जाता है तो पूछा जाता है कि इनका जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथ के प्रथम भाग में क्या है? दिखाई दे रहा है सभी को? मैं साइड हो जाती हूँ, आप सभी साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइएगा। इनके प्रथम भाग में कवियों का परिचय है और दूसरे भाग में उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। रचनाओं का उदाहरण फ्रेंच भाषा, इसकी भाषा क्या है? इस ग्रंथ की फ्रेंच भाषा है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि गारसादे तासी के ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रांसीसी था तो किस भाषा में लिखेगा? फ्रेंच भाषा में दिए गए हैं। इस ग्रंथ में तासी जी ने हिंदू और उर्दू, हिंदी और उर्दू, हिंदू नहीं हिंदी शब्द है ये, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को सम्मिलित किया है। इतना ही नहीं, दोनों भाषा हिंदी और उर्दू के कवियों को ही नहीं सम्मिलित किया, इन्होंने यहाँ पर पंजाबी, फारसी आदि भाषा के कवियों को भी सम्मिलित किया है। और यही कारण है कि इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ कहकर आगे चल के आलोचकों ने इनका नाम पुकारा है। इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के किस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से सभी को याद रहेगा कि इन्होंने पंजाबी, फारसी, उर्दू, हिंदी सभी को मिक्स करके एक जगह रख दिया, सभी कवियों को सम्मिलित करके एक जगह रख दिया और नाम क्या दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसीलिए इस ग्रंथ को खिचड़ी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा जो ग्रंथ है यह शब्दकोश सा प्रतीत होता है, कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ, कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है वह शब्दकोश सा प्रतीत होता है, रचना नहीं। रचना का क्वेश्चन अलग आएगा कि कौन सी किस कवि की रचना शब्दकोश सा प्रतीत होती है, आगे चल के हम आदिकाल में पढ़ेंगे। लेकिन कौन सा इतिहास ग्रंथ जो है वह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, तो कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला प्रयास किया गया गारसादे तासी के द्वारा। और इनका जो ग्रंथ है यह हमें एक शब्दकोश सा प्रतीत होता। क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने वर्ण कर्म पद्धति का, कल हमने ये पद्धतियां देख ली थी, इन्होंने किसका? वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग किया है, जिसका मतलब होता है अल्फाबेट के आधार पर वर्गीकरण करना।
यानी कि इन्होंने जितने कवि लिए ना उन सबको कोई व्यवस्थित रूप से इन्होंने कवियों की व्यवस्था नहीं की, कोई काल विभाजन इस ग्रंथ में नहीं किया गया, कोई नामकरण इस ग्रंथ में नहीं किया गया। बस यहाँ उठाया कवियों को और उसके नाम के वर्ण के पहले वर्ण के आधार पर उनको रखते चले गए। तो ये वर्ण कर्म पद्धति है, और वर्ण कर्म पद्धति है तो ये वर्ण कहाँ मिलते हैं, हमें शब्दकोश में मिलते हैं। यही कारण है कि इनके ग्रंथ को शब्दकोश सा प्रतीत होता ग्रंथ कहकर आलोचकों के द्वारा पुकारा गया। सर्वप्रथम वर्ण कर्म पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया, और आगे चल के हम देखेंगे कि इन्होंने जो पहला कवि है वो किसको माना है, अंगद को माना है। पहला कवि अंगद को माना है, और अंतिम कवि किसको माना है, हेमंत को माना है। जबकि हम हिंदी के अंदर देखते हैं ना तो कोई अंगद कवि है और ना ही हिंदी में कोई हेमंत नाम से कवि है। गुणवंत हेमंत रचना है, हेमंत भी रचना है, लेकिन हेमंत नाम से कोई कवि हमारे पास हिंदी में नहीं है। अगर हम अंगद पैज की बात करना चाहते हैं तो अंगद पैज रचना है, लेकिन अंगद नाम का कोई कवि भी हमारे पास नहीं है। तो ये सबसे इस ग्रंथ में त्रुटियां ही त्रुटियां हैं, बहुत त्रुटियां इस ग्रंथ में हैं। आगे हम देख रहे हैं, बस यहाँ से हमें ये याद करना है, कवियों को एक साथ इन्होंने रखा। इस ग्रंथ में हमें देखना 738 कवि, इस 8 को यहाँ से हटा दीजिएगा, 738 कवियों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर कितने कवि, एक क्वेश्चन आगे चलकर बनेगा कि इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन किया गया, और मिलान करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये डाटा हमें यहाँ से याद रखना है, कितने कवियों का वर्णन है, 738 कवियों का वर्णन है। और उसमें से भी केवल 72 जो कवि हैं हमें याद रखना है, वही हिंदी से संबंधित हैं। केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित है, बाकी तो उर्दू, पंजाबी, फारसी आदि भाषाओं के कवि इन्होंने सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ तक ये जानकारी हमें याद रखनी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया, 738 कवियों का वर्णन किया गया। कहीं कहीं ये हमें 783 भी मिलता है, कहीं कहीं क्या मिलता है, 783 भी मिलता है, लेकिन ज्यादा प्रामाणिक जो माना गया है वो कितना माना गया है, 738। इन्होंने 738 कवियों का वर्णन किया, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। यहाँ से जानकारी हमें याद रखनी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल 72 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इस ग्रंथ के आरंभ में 100 पृष्ठों की भूमिका दी गई है। कितने पृष्ठों की भूमिका है, 100 पृष्ठों की भूमिका रखी गई है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। ये तीनों तारीख हमें याद रखनी है, तीनों सन हमें याद रखनी है। कि हम देख रहे थे कि इसका जब पहला प्रकाशन हुआ तो उसमें जो पहला भाग था वो कब आया था, 1839 ईस्वी में आया। और इसका जो दूसरा भाग था वो कब आया, 1847 ईस्वी में आया। लेकिन इसका जो दूसरा संस्करण था वह कब आया, 1871 ईस्वी में। 1871, ये 1800 था, 1871 ईस्वी में आया। तो ये तीनों डेट हमने याद रखनी है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हमें 1839 भी दिया जा सकता है, 1847 भी दिया जा सकता है, और 1871 भी दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जामर जो होता है वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है कि वो जो प्रसिद्ध डेट है ना, प्रसिद्ध जो तथ्य हैं उनको छोड़ देता है और उसके आसपास का तथ्य भी उठा लेता है। जैसे आगे चल के हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि आसपास के तथ्य उठा लेता है। आदिकाल के अभी पीछे क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ नामकरण है। आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ नामकरण है तो कौन सा है, आदिकाल है। हम जानते हैं कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ नामकरण आदिकाल है, लेकिन आदिकाल उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया। आदिकाल ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शन में हमें दिए गए थे वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत्य काल, है ना, और आरंभिक काल, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दे दिया गया था, या उपरोक्त सभी, ये 4 ऑप्शन बना दिए गए थे। हम जानते हैं कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ और सर्व प्रसिद्ध जो नाम है वो क्या है, आदिकाल। लेकिन ये पहला प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसके बाद हम जानते हैं सिद्ध सामंत्य काल है। आपके मस्तिष्क में आया होगा वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दे दिया,
और बाबा शुक्ल ने दे दिया वो प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे ज्यादा जो आलोचना हुई ना, वो नामकरण को लेकर ही हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के नाम नाम तो वीरगाथा काल दे दिया, लेकिन इनके जो विचार हैं उनसे ये वीरगाथा काल मैच ही नहीं करता है। इन्होंने जिन 12 रचनाओं को आधार बनाकर वीरगाथा काल दिया ना, वो उस 12 रचनाओं में हम देखते हैं कि उसमें वीर रस से प्रधान रचनाएं कुछ हैं बस, और कुछ भी हैं तो उनको इन्होंने ही क्या कह दिया, अप्रामाणिक कह दिया है। तो नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा जो कटाक्ष हुआ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे हुआ है। तो हम याद रखें कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध जो नाम है, सबसे प्रसिद्ध जो नाम है वो आदिकाल है पहले नंबर पर। अगर आदिकाल नहीं है तो सिद्ध सामंत काल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, ये हम नामकरण के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार से यदि हमें ये कहें कि पहला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता ना, तो फिर हम दूसरे नंबर का ऑप्शन आंसर में लेते हैं। और केवीएस में इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं। आगे चल के हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के की अगर हम डेट देखते हैं ना, उसकी सन देखते हैं, उसके ग्रंथ की, शिव सिंह सेंगर ग्रंथ की अगर देखते हैं तो 1883 है। लेकिन केवीएस में एक बार पीछे क्वेश्चन दिया गया था 1833 लेकर। क्यों दिया गया वो अभी हम समझेंगे। तो इस ग्रंथ से हमें ये चीजें याद रखनी है। इसके आरंभ में 100 पृष्ठों की भूमि है, और इसका दूसरा जो संस्करण था वो कब आया था, 1871 ईस्वी में आया। और कितने कालखंड, कितने भागों में आया, 3 भागों में आया, 3 खंडों में आया। पहला जो प्रकाशित हुआ था वो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहला जो भाग था, इसका पहला खंड था, ये 1839 ईस्वी में, दूसरा 1847 में आया। लेकिन जब इसका दूसरा संस्करण आया 1871 में, तो ये कितने भागों में आया, ये 3 भागों में आया। ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये सबसे पहले इतिहास लेखन का, सबसे पहले साहित्य लेखन का आरंभ जो है वो किससे माना जाता है, गारसादे तासी से ही माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, सबसे पहला प्रयास इन्होंने किया। लेकिन इनके ग्रंथ की सबसे बड़ी जो कमी थी, वो कमी थी कि इन्होंने वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग किया। दूसरी जो बड़ी कमी थी वो ये थी कि इन्होंने इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। नाम ना तो नामकरण दिया और ना ही काल विभाजन का कोई प्रयास इन्होंने किया। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि इस ग्रंथ की प्रमुख कमी, इस ग्रंथ की जो प्रमुख कमी थी या प्रमुख जो त्रुटि थी वो क्या थी, वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग करना। सबसे प्रमुख त्रुटि इसकी क्या थी, वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग करना। इन्होंने वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग किया, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य था। इसके बाद हम देखते हैं आगे। वर्तमान समय में इसका जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ के केवल 1814 पृष्ठ ही उपलब्ध हैं। ये जानकारी बहुत अहम नहीं है, लेकिन फिर भी याद करना चाहते हो तो कर लेना। क्योंकि जब आप कहीं कोई बड़ी परीक्षा हम देते हैं, उच्च लेवल की परीक्षा हम देते हैं, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की, या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हम दे रहे हैं, तो इस प्रकार की परीक्षाओं में हमें क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो उसमें हमें गारसादे तासी के जो ग्रंथ हैं उनकी ये विशेषताएं दे दी जाती हैं, और उसमें एक जो डाटा है वो कोई चेंज कर दिया जाता है। जैसे कर दिया जाए कि 1814 पृष्ठ उपलब्ध हैं, और उसकी जगह हमें कर दिया जाए कि इसके 1914 पृष्ठ उपलब्ध हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमें बहुत गहराई से क्वेश्चन निकालने होते हैं, इसलिए मैंने ये सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। यह ग्रंथ 66 पुस्तकों की मदद से लिखा गया। इस ग्रंथ को लिखते समय गारसादे तासी ने कितनी पुस्तकों की मदद ली, 66 पुस्तकों की मदद ली। याद रखना, 72 कवि, हिंदी के कितने कवि हैं इसमें, 72 कवि हिंदी से संबंधित हैं। और पुस्तकों की मदद कितनी की लेगी, 66 पुस्तकों की मदद इसमें ली गई थी, जिसमें से 11 पुस्तक किससे संबंधित हैं, हिंदी से संबंधित है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 11 पुस्तक किससे संबंधित हैं, यहाँ पर हिंदी से संबंधित हैं। हिंदी से संबंधित कवि कितने थे, 72, और पुस्तक कितनी है, 11 है। कुल कवियों का वर्णन 783 कवियों का वर्णन किया, जिसमें से 72 हिंदी के थे। कुल पुस्तकों का सहारा लिया गया 66 का, जिसमें से 11 पुस्तकें
हिंदी से संबंधित थी। आगे है इनके ग्रंथ के प्रथम प्रथम में, ये तो बता ही चुके हम पहले कि इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा कवि लिया, अंगद लिया, और अंतिम कवि कौन माना गया इनका, अंतिम कवि, अंतिम कवि के रूप में इसने किसको रखा, हेमंत को रखा, जो हिंदी में है ही नहीं, है ना, रखा गया। ये इनके ग्रंथ थी, इसकी विशेषताएं थी। आगे हम देखते हैं कि इस ग्रंथ को ग्रंथ न मानकर केवल पुस्तक की संज्ञा दी गई। सभी जानते हो कि इस ग्रंथ को ग्रंथ न मानकर केवल किसकी, पुस्तक की संज्ञा दी गई थी। क्यों? क्योंकि यह ग्रंथ ये व्यवस्थित था ही नहीं, इसमें न कोई कालक्रम का प्रयोग किया गया, न ही ये कहें कि नामकरण का प्रयोग किया गया, केवल अल्फाबेट के आधार पर, केवल ये कहें कि नाम के पहले अक्षर के आधार पर कवियों को ये लिखता चला गया, कोई व्यवस्था इसमें नहीं थी। तो आलोचकों ने इसे ग्रंथ नाम नहीं दिया, मात्र एक पुस्तक दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में तो हम जानते हैं, जब शुक्ल हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले के जितने भी इतिहासकार थे ना, उन सबके ग्रंथों को वृत्ति संग्रह कहा है। क्या कह दिया? वृत्ति संग्रह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्ति संग्रह कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन सभी को इन्होंने केवल क्या कहा है? वृत्ति संग्रह कहा है, वृत्ति संग्रह कहा। लेकिन इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद जो मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई, उसमें इन्होंने थोड़ा सा बस महावृत्ति संग्रह शब्द लगा दिया कि ये क्या है, मिस्र बंधु विनोद क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा महावृत्ति संग्रह है। क्यों? क्योंकि मिस्र बंधु विनोद से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफी डाटा उठाए थे, काफी तथ्य लिए थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी इज्जत दी और क्या कहा? महावृत्ति संग्रह कह दिया। बाकी सभी ग्रंथों को क्या कहा इन्होंने? वृत्ति संग्रह कह दिया। तो ये पुस्तक, बाकी अन्य आलोचक हैं, उन्होंने भी कहा ये गारसाद तासी जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, मात्र एक पुस्तक लिखी थी। मात्र बस ये कहें कि जो जानकारी कुछ सही है उसमें और कुछ गलत है, उन जानकारियों को इन्होंने इकट्ठा किया था, नाम दे दिया इतिहास साहित्य का इतिहास ग्रंथ, लेकिन ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक को मात्र एक, किस ग्रंथ को मात्र एक पुस्तक की संज्ञा दी गई? तो किसको? गारसाद तासी के इस्तबार द लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ को क्या कहा गया था? मात्र एक पुस्तक की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद वजह क्या थी? क्योंकि इन्होंने वर्णकर्म पद्धति का इसमें प्रयोग किया था, और कोई भी तथ्य जो इन्होंने उठाए वह तथ्य आपके वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे, वह तथ्य ऐतिहासिक तथ्य भी नहीं थे। जैसे हमने देखा ना कि अंगद नाम का कोई कवि नहीं है, नहीं हेमंत नाम का कोई कवि है, लेकिन इन्होंने फिर भी बस केवल वर्णकर्म पद्धति के कारण ऐसे शुरू होने वाला कोई भी कवि आया उसको उठाकर हिंदी में रख दिया। उसके बाद है, ये निवासी कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे, और इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच मानी जाती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो यह भी बहुत बार क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सब जानते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन कई बार हम बहुत कुछ जानते हुए भी आसान आसान क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो इनका हमें, जहां भी मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, उन चीजों को आपको बहुत बार रिवीजन करना है, ताकि ये हमारे मस्तिष्क में रट जाएं एक प्रकार से, कि हम कभी भी भूल ना पाए। क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर देखें, बगैर हमारे मस्तिष्क में आंसर आ जाए, और फिर हम ऑप्शन को देखें और तब जाकर आंसर हम लगा दें। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। उसके बाद आगे हमें कुछ तथ्य दिए गए हैं कि नलिन विलोचन शर्मा ने गारसाद तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये नलिन विलोचन शर्मा है, ये समर्थन करते हैं किसका? तासी जी का। ये कहते हैं कि ये प्रथम इतिहासकार है, इतिहास ग्रंथ इन्होंने पहला लिखा है। तो प्रथम इतिहासकार इसे कहा गया किसके द्वारा? नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। याद रख लें, बस याद रखने के तथ्य के आधार पर हम देखें ये कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। आगे चल के इसकी पुस्तक भी हम देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा, लोचन तो इसके पास बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने अपने लोचनों का प्रयोग, अपनी आंखों का प्रयोग नहीं किया, और त्रुटि बस क्या कह दिया कि गारसाद तासी ही प्रथम इतिहासकार है। ऐसा किसने माना? नलिन विलोचन शर्मा। आंखें होते हुए भी आंखें खोलकर नहीं देख पाया ये बंदा, याद रखना है हमें बस।
किसने माना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गारसाद ऐतासी को प्रथम इतिहासकार किसने माना है, तो नलिन विलोचन शर्मा ने माना। आगे देखते हैं कि इस ग्रंथ का अनुवाद 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वारसण्य के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास, याद रखें बार बार पूछा जाता है, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मी सागर वारसण्य के द्वारा। हम जानते हैं कि ये फ्रेंच भाषा में था, और फ्रेंच भाषा में था तो हमारे लिए तो पढ़ना मुमकिन ही नहीं था। तो फिर चल के आगे चल के लक्ष्मी सागर वारसण्य कब किया? 1952 ईस्वी में। ये तिथि भी हमें याद रखनी है। 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वारसण्य ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, क्योंकि हिंदुई शब्द का अर्थ उन्होंने क्या लिया था? हिंदी से लिया था, है ना। और तब कहा इन्होंने ये हिंदुई साहित्य का इतिहास है। किसने कहा? लक्ष्मी सागर वारसण्य ने। कब कहा? 1952 ईस्वी में। तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनका ग्रंथ है, ये इनके ग्रंथ से संबंधित जानकारी थी। हम साथ साथ एक बार याद करते चलते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं, सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य किसने किया? गारसाद तासी के द्वारा किया गया था। इसके प्रकाशन वर्ष क्या क्या है? इन्होंने दो भागों में लिया, एक 1839 ईस्वी और दूसरा 1847 ईस्वी। मुख्य मुख्य तथ्य हम यहाँ से याद करेंगे। देखो याद कैसे रखें, इनका जो ग्रंथ है इस्तबार दैला लिटरेतुर लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है इनका, इसको हम याद कैसे रखें? ये ग्रंथ है किसका? वैसे तो आप सभी को याद है, लेकिन जब एक पढ़ रहे हैं तो याद है, दो पढ़ रहे हैं तो याद है, लेकिन जब हम यहाँ से जाकर बहुत अधिक ग्रंथ और ग्रंथकार आ जाते हैं ना, तो एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, है ना, हमें संदेह होने लगता है और परीक्षा में हम गलत करके आ जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक अपनाया है ताकि सभी आपको अच्छे से याद रह जाएं। बाकी तो सभी डाटा आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन कौन सा ग्रंथ किसका है और कब प्रकाशित हुआ, यह हम देख लेते हैं। ये देखो गारसाद तासी है, तो इसमें एक तासी शब्द आया, और ये जो तासी शब्द है इसको क्या बना लो तुम? ताश बना लो। ताशी शब्द को क्या बना ले? ताश बनाकर याद रख ले। देखो ये ताश है, और ताश कब खेली जाती है? इस्तबार। इस्तबार इतवार जैसा है ना, इतवार। इस्तबार कैसा है? अगर इसमें से हम से हटा दे तो क्या लगेगा? ये इतबार का जैसा लगेगा। और इतवार किसको कहते हैं? रविवार को। और देखो कोई व्यक्ति ताश कब खेलता है? इतवार को खेलता है। क्यों? क्योंकि इतवार को संडे होता है, और संडे को क्या होता है? फ्री होते हैं लोग, है ना। इतवार को संडे कहते हैं, और संडे के दिन सभी फ्री होते हैं, और फ्री होकर क्या खेलते हैं? ये ताश खेलते हैं। याद हुआ सभी को? ये याद रखना हमें। हमें जैसे ही अब हमें ताशे दिखेगा ना, तो हमें ताश याद आएगी, और ताश याद आएगी तो क्या याद आएगा? हमें इतवार याद आएगा। और इतवार आते ही क्या कहेंगे? इस्तबार दैला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। किसका ग्रंथ है? ताशी जी का ग्रंथ है। देखो जब हम ताश खेलते हैं, इतवार को हर व्यक्ति ताश खेलता है, जो शौकीन होता है वो खेलता है ताश। क्यों? क्योंकि वो फ्री होता है उस दिन, कोई ड्यूटी का काम नहीं होता, उसे फ्री होता है। कब कितने समय खेलता है? सुबह 3 बजे खेलने लगता है, और रात 9 बजे तक खेलता ही रहता है। सुबह 3 बजे खेलने लगता है, ये तो हमें पता है कि ना तो 1900 हो सकता है और ना ही 1700 हो सकता है ना। 19वीं सदी से आरंभ हुआ था, तो मतलब क्या है? ये 1800 है। तो ये तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रहेगा तब भी बहुत है। कब? सुबह 3 बजे से खेलने लगता है और रात 9 बजे तक खेलता है, लेकिन घर वाले फिर ऑब्जेक्शन कर देते हैं। घर वाले कहते हैं अच्छा आज छुट्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे दिन ही ताश खेलोगे, थोड़ा सा समय कम कर दो, थोड़ा घर वालों को भी समय दे दो। तो थोड़ा समय कम करता है दूसरी बार, और क्या करता है? सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक। पहले 3 बजे ही, सुबह 3 बजे खेलना आरंभ कर दिया, लेकिन नहीं, फिर थोड़ा सा समय लेट किया तो 4 बजे से आरंभ किया, और पहले रात 9 बजे तक खेलता था, अब रात 7 बजे तक खेल रहा है। याद हुआ सभी को? ताश कब खेली जाती है? ताशी से ताश। ताश कब खेली जाती है? इस्तबार से इतवार। इतवार को खेली जाती है। जब पहला भाग आया तो पहले भाग में 3 से सुबह 3 से रात 9 बजे तक खेल रहा था, लेकिन अगले भाग में 4 बजे से 7 बजे तक खेल रहा है। ये इसकी प्रकाशन वर्ष है। इससे आगे भी जब कभी खेलेगा तो फिर हम देखेंगे, कभी सुबह 7 बजे खेलने लगा था, और
दोपहर 1 बजे ही खेलना बंद कर देता है। तो ये तीनों तिथि हमें याद रखनी है। 3 बजे से 9 बजे तक, फिर समय कम किया तो 4 से 7, और फिर भी समय कम किया जब तीसरी बार ये प्रकाशित हुआ, तो उसी समय कब था, 1871 ईस्वी में हुआ था, तो 7 से दोपहर 1 बजे तक ही खेल रहा था। ये था हमारा गारसा दे तासी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें तथ्य जानते ही हो कि 738 कवि इसमें लिए गए, और जिसमें से केवल 72 कवि ही किससे थे, हिंदी से संबंधित थे। 66 पुस्तकों को लिखने में मदद ली गई, जिसमें से कितनी पुस्तकें थी, केवल 11 पुस्तकें ही किससे संबंधित थी, हमारी हिंदी से संबंधित थी। तो इस प्रकार के डाटा हमें याद रखने हैं इसके अंदर से। बाकी इसकी कमियां हम देख ही रहे हैं कि सबसे बड़ी कमी जो थी इसकी वो क्या थी, वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग करना था। ये सबसे बड़ी इसकी त्रुटि मानी जाती है। दूसरी त्रुटि क्या थी कि यह व्यवस्थित नहीं था, न तो इसमें ये कहें कि काल विभाजन का कोई प्रयास किया गया था, और न ही इसमें नामकरण का कोई प्रयास किया गया था। ये इसकी कमी रही, न इसमें नामकरण का कोई प्रयास किया गया। तो ये मुख्य मुख्य तथ्य हमारे थे। बाकी जो तथ्य इसमें रह गए, लक्ष्मी सागर वार्षण ने इसका अ, जो है वो अनुवाद किया, किस नाम से किया, एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने, लक्ष्मी सागर वार्षण ने इसका क्या किया था। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सभी जानते हैं कि एंदुई शब्द का अर्थ क्या लिया गया था, इसमें हिंदी लिया गया था, और हिंदुस्तानी शब्द का अर्थ किससे लिया गया था, उर्दू से लिया गया था। बाकी तथ्य हमें पता है, इन्होंने हिंदी को क्या कहा है, हिंदी को इन्होंने बद्दी भाषा कहकर पुकारा है, और ये उर्दू का इन्होंने समर्थन किया है। तो ये जानकारी किससे संबंधित थी हमारी, ये जानकारी हमारी संबंधित थी किससे, गारसा दे तासी से संबंधित थी। और इसी से संबंधित आगे चल के ग्रंथ आगे आएगा, लेकिन यहाँ ही थोड़ा सा बता देती हूँ। इसी से संबंधित एक लेखक हमारे हुए हैं मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन हुए हैं, जिनकी पुस्तक का नाम हम देख रहे हैं, जिनकी पुस्तक का नाम हमारे पास था तज़किरा ए शुअराई हिंदी। तज़किरा ए शुअराई हिंदी, आगे चलकर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बस ये याद रह जाएगा हमें कि मौलवी करीमुद्दीन जो है, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में इन्होंने क्या किया कि जो तासी का ये ग्रंथ है, इसी ग्रंथ का अनुकरण करके ग्रंथ लिखा, इसी की नकल करके ग्रंथ लिख दिया। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गारसा द तासी ग्रंथ का अनुकरण किसने किया, हूबहू अनुकरण किसके द्वारा किया गया। तो हम जानते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा इनका अनुकरण किया गया था। बस इसमें और उसमें अंतर क्या था कि इन्होंने तो काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, नामकरण का भी कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन उसमें नामकरण का थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था। वो भी व्यवस्थित नहीं था, इसलिए माना नहीं गया आलोचकों के द्वारा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास उन्होंने करीमुद्दीन ने किया। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि गारसा द तासी ग्रंथ का हूबहू अनुकरण किसके द्वारा किया गया था, तो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा किया गया था। तो ये तथ्य हम किससे याद रखें, गारसा द तासी से याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो ग्रंथ हमारे पास आता है, अगला जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया। अगला राइटर जो हमारा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। देखिए, हाँ, ये है अगला जो प्रयास किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। जैसे ही गारसा द तासी ने ये ग्रंथ लिखा, उसके कुछ समय बाद ही शिव सिंह सेंगर, और शिव सिंह सेंगर ने भी इनसे प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की। लेकिन इसमें भी क्योंकि इन्होंने भी प्रेरणा किससे ली थी, तासी जी से, तो तासी जी के ग्रंथ में ही कमियां थी, तो इनके ग्रंथ में भी कुछ कमियां हमारे समक्ष रही। हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमियां यहाँ से देखने को मिली। तो ये था कौन सा, नंबर 2 पर कौन सा आया, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने, अगर हमें क्रमशः पूछे तो याद रखना, सबसे पहले प्रयास किसने किया, गारसा द तासी ने किया, फिर दूसरा किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने किया। अब देखते हैं इनके ग्रंथ की कौन कौन सी विशेषताएं थी। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने अपनी पुस्तक, मैंने ग्रंथ नहीं लिखा है यहाँ पर, पुस्तक ही लिखा है, क्योंकि इन्होंने भी किसका प्रयोग किया था, इन्होंने भी कल हमने देखा वर्ण कर्म पद्धति का ही प्रयोग किया इन्होंने, और वर्ण क्रम पद्धति का प्रयोग करने के कारण ही इनके भी ग्रंथ को ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी गई, मात्र एक पुस्तक की ही संज्ञा दी गई। इन्होंने अपनी पुस्तक शिव सिंह सेंगर कब लिखी, 1883 ईस्वी में। याद रखें, शिव सिंह सेंगर कब लिखी गई थी, 1883 ईस्वी में। आपके मस्तिष्क में आया होगा, नहीं मैम हमने तो 1833 देखा है। बिल्कुल सही देखा आपने
केवीएस में ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष है, और वहाँ 1883 दिया ही नहीं गया था। क्या दिया गया? 1833 ईस्वी। ये गलत नहीं दिया गया था। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे ना कि प्रिंट मिस प्रिंट हो गया, ये 8 की जगह 3 की जगह 8 की जगह क्या बना दिया गया, यहाँ 3 बना दिया गया। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ अगर आप देखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम पेज, ग्रंथ के पहले पेज पर ही ये साफ साफ दिया गया है कि शिव सिंह सेंगर ने का जो ग्रंथ था, शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। इन्होंने शिव सिंह सेंगर की जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या लिखा हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1833 ईस्वी। तो हमें दोनों याद करना है कि यदि 1883 और 1833 दोनों आए तो हमारा आंसर क्या होगा? 1883 ईस्वी होगा, क्योंकि अधिकतर आलोचकों ने क्या माना है? 1883 ही माना है। लेकिन अगर 1883 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम आंसर किसको चुनेंगे? 1833 ईस्वी को चुनेंगे। आगे है कि इन्होंने कवियों की संख्या 1000, इस ग्रंथ के अंदर कितने कवियों को इन्होंने इकट्ठा किया? 1000 कवियों को इन्होंने एकत्रित किया इस ग्रंथ के अंदर, जिसके पूर्वार्ध में 838 कवि भाषा से संबंधित थे। कितने कवि थे इसमें भाषा से संबंधित? इन्होंने 1000 कवियों का वर्णन किया, और जिसमें से 838 कवि भाषा से संबंधित थे। और इसके उत्तरार्ध इसका जो ये जो ग्रंथ था ये एक ही भाग में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके पूर्वार्ध में तो कवियों को एकत्रित किया गया, और इसके उत्तरार्ध में इन कवियों का जीवन परिचय दिया गया। जैसा हम देख रहे हैं गारसादा तासी ने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के पहले भाग में तो इन्होंने कवियों को रखा, और दूसरे भाग में उन्होंने क्या किया? कवियों की रचनाओं को रखा। तो इसी प्रकार से इसने भी, शिव सिंह सेंगर ने भी किया कि इसके इस ग्रंथ का जो पूर्वार्ध था, यानी पहले का जो आधा भाग था, उसमें तो 1000 कवियों का कवियों को रखा, और उसके पूर्वार्ध में उसका पूर्व का जो भाग था, उसके उसके बाद का जो भाग था, उत्तरार्ध का जो भाग था, उसमें इन्होंने 1000 कवियों का जीवन परिचय दिया है। हाँ, ये प्रशंसनीय काम किया इन्होंने कि सर्वप्रथम इन्होंने 1000 कवियों को यहाँ पर लिया और उनको एक जगह रखा। आगे चलते हैं कि इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल वह जन्म काल दिया गया है। बस ये थोड़ा और सुधार इसने गारसादा तासी से किया कि ये जो 1000 कवि लिए थे ना, उनका रचना काल भी इन्होंने दिया कि अच्छे से काल विभाजन तो इन्होंने भी नहीं किया, ना ही तो काल विभाजन, ना कोई नामकरण किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने एक कार्य अच्छा किया कि ये जो कवि थे ना, इनका जन्म भी इनके साथ लिखा, कवियों के साथ, और इनकी जो रचना थी ना वो भी इनके साथ रखी। रचना का जो प्रकाशन वर्ष था, रचना काल था इनकी रचनाओं का, वो भी उनके सामने इन्होंने हमें उपलब्ध करा दिया। तो ये इन्होंने एक सराहनीय प्रशंसनीय काम किया। लेकिन फिर भी बस नामकरण नहीं दिया, कोई काल विभाजन नहीं किया, कवियों को वही वर्णकर्म पद्धति के उनके नाम के आधार पर ही रखता हुआ ये चला गया, इसलिए इसको भी ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी गई। आगे हम देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर जो ग्रंथ है हमारा, शिव सिंह सरोज ने इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल तो दिया, इस ग्रंथ में सभी कवियों का रचना काल और जन्म काल तो दिया, लेकिन यह व्यवस्थित नहीं था। ये जो था ये अविश्वसनीय माना गया, इन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी ये कहें इसमें जो कवि इन्होंने लिए वो सभी कवि आपके वैज्ञानिक डाटा उन कवियों का नहीं था, और न ही वो कवि ऐतिहासिक रूप से भी विश्वसनीय है। तो इनकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन बन जाता है कि किस ग्रंथ की विश्वसनीयता पर सबसे अधिक प्रश्न उठे, तो विश्वसनीयता पर सबसे अधिक जो प्रश्न मार्क लगाया गया वो किसका? शिव सिंह सेंगर ग्रंथ पर लगाया गया, शिव सिंह सरोज के ग्रंथ शिव सिंह सेंगर पर। उसके बाद है कि यह ग्रंथ बाद में कवियों का आधार ग्रंथ बना। यहाँ से कवियों ने, बाद के जो लेखक हैं उन लेखकों ने, बाद के जो लेखक हैं उन लेखकों ने यहाँ से कुछ ये कहें कि सामग्री को ग्रहण किया, तो ये एक आधार ग्रंथ के रूप में माना गया। इस ग्रंथ में दिए गए अधिकांश तथ्य विवादित हैं। अधिकांश तथ्य क्या है? विवादित है, क्योंकि विश्वसनीय नहीं है। इस ग्रंथ को साहित्य कोश ग्रंथ की भी संज्ञा दी जाती है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? केवल वृत्त संग्रह कहा, व अन्य आलोचकों ने क्या कहा? साहित्य कोश
ग्रंथ कहा कि ये साहित्य कोश ग्रंथ है हमारा। कि गार्सद्य को क्या कहा गया कि गार्सद्य का जो ग्रंथ है वो क्या है हमारा, वो शब्दकोश है। और ये इसको क्या कहा गया, ये साहित्य कोश के नाम से जाना गया। इस ग्रंथ को की प्रमुख त्रुटि क्या थी, वही त्रुटि इसकी भी थी, क्या, वर्णक्रम पद्धति का प्रयोग करना, ये त्रुटि इस ग्रंथ की भी रही। आगे चलते हैं, इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास, इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था, हम याद रखें। उसके बाद आगे हमें जानकारी मिलती है, अगला जो ग्रंथ आता है वो क्या आता है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ आता है। तो एक बार हम इस ग्रंथ को याद कर लेते हैं। ये कौन थे, शिव सिंह सेंगर। देखो शिव सिंह सेंगर ने अपनी पुस्तक कब दी, शिव सिंह सेंगर, से है ना, से ये जो पहला से है ना, इसको हम थोड़ा सा अगर मिला देना तो ये कैसा बन जाता है, 8 के जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है, 8 के जैसा। 8 8 कितनी बार आया, 1 2 3, 8 कितनी बार आया, 3, यानी 1883 हमें याद रहेगा, 1883। 8 कितनी, 1800 तो याद ही रहेगा सबको ना। 8 कितनी बार आया, 3 बार। अगर 8 3 बार 83 नहीं हो तो हम क्या कर लें, 8 8 कितनी बार आया, 3 3 बार, है ना। जब 1833 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार याद करनी है तो 8 कैक बार आया, 3 3 बार आया, है ना। नहीं तो हम याद रखें 8 कितनी बार आया, 3 बार, यानी 83 हमें याद रह जाएगी। बाकी हमें याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले 1000 कवियों को इन्होंने एकत्रित किया था, ये डाटा हमें इसमें से याद रखना है। लेकिन इसमें पहली बार रचना काल और जन्म काल तो लिखा गया, लेकिन वह क्या था, अविश्वसनीय रहा। ये यहाँ से महत्वपूर्ण थे, तो ये हमें याद रखने हैं। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। तो अगला जो ग्रंथ आता है हमारा वो आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ हमारे पास आ जाता है। बस शिव सिंह सेंगर ने की यही जानकारी हमें याद रखनी है। एक बात शिव सिंह सेंगर से और हमें याद रखनी है, जो शायद वैसे तो आगे चल के आगे के टॉपिक में वो हमारे से बहुत अच्छे से आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का आरंभ कहाँ से माना है, हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है, तो वो माना है 713 ईस्वी से। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आगे चल के वैसे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी एक बार हम इसको याद रख लेते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है, 713 ईस्वी से। अब बहुत पूछा जाता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, 993 ईस्वी से माना है। इसी प्रकार से शिव सिंह सेंगर ने भी आरंभ कब से माना है, 713 ईस्वी से माना है। ये बात हमें याद रखनी है, ये बार बार हमसे पूछ ली जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि जो शिव सिंह सेंगर है, इन्होंने आरंभ कब से माना, 713 ईस्वी से। जब 713 ईस्वी से इन्होंने आरंभ माना तो पहला कवि किसे माना गया, तो पहला कवि इन्होंने किसको माना, पुष्य या पुंड के नाम से आता है, पुष्य या पुष्पदंत नहीं है। एक बार एक परीक्षा में आ गया था जिसमें पुष्य शब्द न देकर क्या दे दिया, पुष्पदंड दे दिया था। क्योंकि कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने पुष्य और पुंड दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, पुष्पदंत बना दिया। तो ये पुष्पदंत नहीं है हमारा, पुष्पदंत तो 10वीं सदी का है, आगे चल के हम देखेंगे। और ये बात कौन सी हो रही है, 713 ईस्वी, यानी 8वीं सदी की बात हो रही है। तो ये कौन सा कवि, इन्होंने प्रथम कवि किसको माना, पुष्य को माना। पुष्य को ही क्या कहा जाता है, पुंड भी कहा जाता है। ये जो कवि था इसको इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से, 713 ईस्वी से माना है। आगे चल के देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है ना, अन्य लोगों ने भी, रामकुमार वर्मा ने किसको माना है, कब से आरंभ माना है, ये सभी हम आगे की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तथ्य के साथ साथ मुझे ध्यान आया तो मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, अगला जो राइटर हमारे पास आता है, अगला लेखक आता है सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। पूरा नाम क्या है इनका, सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ये इनका पूरा नाम है। तो अगला आता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन को हम देखते हैं कि इनके ग्रंथ का नाम क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न, यहाँ द शब्द और दे दीजिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर
लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक क्वेश्चन तो यहीं से हमारा बन जाता है कि यहाँ पर वर्नाक्यूलर का अर्थ क्या है। वर्नाक्यूलर का अर्थ यहाँ इन्होंने किससे लिया है, देसी भाषा से लिया है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है, देसी भाषा। और देसी भाषा किसको कहा था, हिंदी खड़ी बोली को। जो खड़ी बोली हिंदी थी, इस खड़ी बोली हिंदी को ही क्या कहा गया था, यहाँ पर देसी भाषा कहा गया था। और देसी भाषा का इन्होंने नाम क्या लिया, क्या नाम रखा इन्होंने, वर्नाक्यूलर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी को देसी, सर्वप्रथम देसी भाषा कहकर किसने पुकारा, या हिंदी को सर्वप्रथम देसी भाषा की संज्ञा किसने दी। तो देसी भाषा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा दी गई थी। ये इनका ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका पूर्ण प्रकाशन 1900, ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है द मॉडर्न, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1888 ईस्वी है। याद रखिएगा इस बात को, क्या है, 1888 ईस्वी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। तो अगर 1888 ईस्वी नहीं है तो हमें क्या याद रखना है, 1889 ईस्वी याद रखना है। उसके बाद है, इस ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ की संज्ञा दी गई थी, प्रथम इतिहास ग्रंथ का दर्जा दिया गया था। याद रखें, क्यों, क्योंकि यही ग्रंथ था जिसने सर्वप्रथम किसका, काल, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। कालानुक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था, यानी काल के आधार पर, समय के आधार पर इन्होंने कवियों को व्यवस्थित किया। तो ये जो ग्रंथ था इसे क्या कहा गया, प्रथम इतिहास ग्रंथ का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, अगर कहा जाता है कि प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया, तो गारसादर तासी ने किया। और प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो इतिहास ग्रंथ की संज्ञा किसके ग्रंथ को दी गई थी, जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ को दी गई थी। आगे चल के पूछते हैं, आगे इसमें आता कि इसमें केवल हिंदी कवियों को ही सम्मिलित किया गया था। सबसे बड़ी विशेषता थी इस ग्रंथ की कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही सम्मिलित किया गया था। इसलिए पूछा जाता है कि शुद्ध हिंदी कवियों को संकलित किया गया किस ग्रंथ में, सर जॉर्ज गिरियर्सन के द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया था। इसमें पहली बार कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। यह ग्रंथ 11 अध्यायों में, यह ग्रंथ कितने अध्यायों में, 11 अध्यायों में बटा हुआ, कहीं 11 भी मिल जाएगा, कहीं आपको ये 12 भी मिल जाएगा। तो 11 और 12 अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो हम किसको लेते हैं, 12 को लेते हैं कि 12 भागों में इन्होंने विभाजन किया था। कहीं 11 भी मिलता है, कुछ ये कहें कि आलोचकों ने 11 रखा है तो किसी ने 12 भी रखा है, लेकिन दोनों उपस्थित हो तो हम 12 को आंसर चुनते हैं। 12 अध्यायों में बांटा और प्रत्येक जो अध्याय था वो एक काल का नाम था। एक प्रत्येक अध्याय को इन्होंने एक काल का नाम रखा। यानी पहली बार जो काल विभाजन किया गया वो कौन से ग्रंथ में किया गया था, सर जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ कौन से, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया। पहली बार काल विभाजन किसके द्वारा किया गया, व्यवस्थित नहीं था, ये व्यवस्थित नहीं था, लेकिन पहली बार किया गया किसमें, जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा ही। आगे चल के हम देखें, और विशेषता इसकी है कि इसमें 900 कितने कवि आए, इसमें 952 कवियों की जीवनी और उनका जीवन परिचय दिया गया है। 952 कवि यहाँ पर लिए गए थे, उनका जीवन परिचय दिया गया। लेकिन एक त्रुटि रही, क्या, ये अंग्रेज था और इन्होंने किसमें लिखा, अंग्रेजी भाषा में ही यह ग्रंथ लिखा। इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया तथा प्रथम बार काल विभाजन दिया, कालक्रम पद्धति का भी कालक्रम पद्धति का भी इन्होंने प्रयोग किया, न कि जन्म कर्म पद्धति का प्रयोग किया। पहली बार इन्होंने कालक्रम पद्धति के आधार पर 952 कवियों का वर्णन किया है और काल विभाजन इसमें दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ग्रंथ जो है इसकी ये विशेषताएं हमारे समक्ष आ जाती हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं इस ग्रंथ की, गिरियर्सन के ग्रंथ की, जो हमसे बार बार पूछ ली जाती हैं कि जो गिरियर्सन है इन्होंने हिंदी का जो आरंभ है,
हिंदी का आरंभ है वो कब से माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 643 ईस्वी से माना है। इस बात को भी हमें याद रखना है कि इ इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो है वो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 643 ईस्वी से माना है इन्होंने। 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने माना है। 643 आगे चल के हम देखेंगे कि 643 में गिरियर्सन ने भी माना और मिस्र बंधुओं ने भी कब से माना है? 643 ईस्वी से ही माना। मिस्र बंधुओं ने भी और गिरियर्सन ने भी, दोनों ने 643 ईस्वी से ही माना है। तो ये भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये प्रथम इतिहास है जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कहलाया। ध्यान देना इसको, ये क्वेश्चन 2-3 बार बनता है, 2-3 प्रकार से बनता है कि पहला वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है? तो कौन सा माना जाता है? गिरियर्सन का माना जाता है। हिंदी का पहला वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना कि हिंदी का व्यवस्थित या विशुद्ध वैज्ञानिक इतिहास, व्यवस्थित शब्द लगा दिया जाए ना, व्यवस्थित या शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास, तो किसका हो जाएगा? शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास पूछ लिया जाए तो किसका हो जाएगा? बाबा शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कहा गया। क्यों? देखो यहाँ कालक्रम का प्रयोग तो किया है ना, और यहाँ पर ये कहीं नामकरण का भी प्रयोग किया गया, काल विभाजन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं था। क्या नहीं था? वह व्यवस्थित नहीं था, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं था। तो ये ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हमसे कि पहला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा, पहला वैज्ञानिक ग्रंथ, क्या पूछ लिया जाए? अगर पूछ लिया जाए कि पहला वैज्ञानिक ग्रंथ, हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो आंसर क्या होगा? जॉर्ज गिरियर्सन। और हिंदी का पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो और ये पूछा जाए ना केवल कि व्यवस्थित, तो व्यवस्थित भी किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और व्यवस्थित वैज्ञानिक भी किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो किसका होगा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का होगा। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, पहला शब्द लगा, केवल पहला लगने से आंसर चेंज हो गया। पहला वैज्ञानिक किसका? सर जॉर्ज गिरियर्सन का। व्यवस्थित वैज्ञानिक किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और वैज्ञानिक इतिहास किसका? गणपति चंद्र गुप्त का। तो ये तीनों क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। आगे है कि इसमें पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया तथा प्रथम बार काल विभाजन दिया गया, कालक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ से याद रहा सभी को? ये तथ्य यहाँ से हमें याद रखने हैं। शिव सिंह, हम देख रहे हैं सर जॉर्ज गिरियर्सन। अब सर जॉर्ज गिरियर्सन की अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज गिरियर्सन को देखो, इसकी डेट हम कैसे याद करें? सर जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ की जो डेट मानी जाती है, क्या मानी जाती है? 1888 ईस्वी। इसकी तिथि 1888 ईस्वी मानी जाती है और इसका पूर्ण प्रकाशन कब माना जाता है? 1889 ईस्वी में भी माना जाता है। याद कैसे करें? देखो, सर जॉर्ज गिरियर्सन, ये जॉर्ज था, ये अंग्रेज था। बस एक लॉजिक अपनाते हैं कि जब अंग्रेजों को हमारे भारत से भगाया गया ना, तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे थे। चरणों को मैंने क्यों ले लिया, हम देखेंगे कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है। यहाँ पर आदिकाल को इन्होंने आगे चल के देखेंगे क्या नाम दिया था? चारण काल। चारण काल कहा था। आदिकाल को क्या कहा है इन्होंने? चारण काल की संज्ञा दे दी थी, चारण काल कहकर पुकार दिया था। तो बस उस तथ्य को भी हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं, उस तथ्य को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल को चारण काल का है। तो हम कहते हैं कि सर जॉर्ज अंग्रेज था। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये अंग्रेज था। जब इन अंग्रेजों को हमारे भारत से भगाया गया ना, तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे। कहाँ गिरे थे?
चरणों में गिरने लगे। और ये अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते थे अंग्रेज। जानते हो ना, हम हमारा इतिहास उठाकर देखते हैं कि अंग्रेज जो है ना, वो उनको खुद को गोरा और भारतीयों को क्या कहते थे, काला, है ना। गोरा काला विवाद भी चला था, आपने देखा होगा। तो ये अपने आप को बड़े मॉडर्न समझते थे कि हिंदुओं को तो कुछ आता ही नहीं है। ये अंग्रेज सर जॉर्ज, ये जॉर्ज अंग्रेज अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते थे। लेकिन जब इनको भारत से भगाया गया तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे। कब से गिरने लगे? सुबह 8 बजे से गिरने लगे थे, शाम 8 बजे, और अगले 8 बजे तक गिरते ही रहे। लेकिन हिंदुस्तानियों ने इन्हें माफ नहीं किया। एक लॉजिक है, बस हमें याद रह जाए, सर जॉर्ज गिरियर्सन। और दो चीजें मैंने आपको यहाँ याद करवा दी है, सर जॉर्ज गिरियर्सन। और गिरियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। कि ये सर जॉर्ज है, ये अंग्रेज है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा। ये अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते, वैसे मॉडर्न शब्द भी किसका है? अंग्रेजी का ही है ना। ये अपने आप को बड़े मॉडर्न समझते थे। लेकिन जब इन्हें भारत से भगाया गया ना, तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे। और कब तक गिरते रहे? सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे, और अगले 8 बजे तक गिरते ही रहे। लेकिन कभी भी इनको, फिर भी इनको माफ नहीं किया गया। 8 बजे से और 1 घंटा लग गया। जब पूर्ण माफी मांगी इन्होंने, तो 8 बजे से 9 बजे तक मांगने लगे। कब तक? अगले 9 बजे तक भी मांगते रहे, फिर भी इनको माफ नहीं किया गया। आप जानते हो कि हिंदुस्तानियों की एक प्रवृत्ति है कि वो जब तक सहन करते हैं, लेकिन जब सर से पानी गुजर जाए तो फिर वो ठान लेते हैं। और ठान लिया, 8 बजे से अगले 8 बजे, अगले 8 बजे, और आवश्यकता पड़ी तो 9 बजे तक भी चरणों में गिरे, लेकिन इनको माफ नहीं किया गया। ये हमें एक लॉजिक है, याद रखना है। सर जॉर्ज गिरियर्सन का ग्रंथ कौन सा है? मॉडर्न। मॉडर्न शब्द को आते ही हम पहचान जाएंगे किसका है? सर जॉर्ज गिरियर्सन का, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है ये, वो पुस्तक थी। प्रथम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तासी के द्वारा, गार्सादा तासी के द्वारा। लिखा गया सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो किस में लिखा गया? अंग्रेजी में लिखा गया था, याद रखिएगा। लिखने का प्रयास कौन सी भाषा में किया गया? तो फ्रेंच भाषा में किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे समक्ष बन जाते हैं। पहली बार कालक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? सर जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था, है ना। जन्म कर्म पद्धति का या वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वर्ण कर्म पद्धति का प्रयोग तासी के द्वारा किया गया। फिर किसके द्वारा किया गया था? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। लेकिन इन्होंने किसका? कालक्रम पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था सर्वप्रथम सर जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है। इसके बाद हमसे आगे क्वेश्चन इसके ग्रंथ में से ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और भी अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ हम देख लेते हैं इनके ग्रंथ के, तो एक क्वेश्चन यहाँ शायद सम्मिलित नहीं किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनका जो ग्रंथ था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में छपा था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो कौन सा? सर जॉर्ज गिरियर्सन का ही ग्रंथ लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से हमसे पूछ लिया जाता है। और इस सर जॉर्ज गिरियर्सन ने, जानते हैं, 643 ईस्वी के अंदर क्या किया इन्होंने, और इसका जो अनुवाद है वो किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है। इसका जो अनुवाद है सर जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में था, और इसका जो अंग्रेजी भाषा में था, इसका जो अनुवाद किया वो किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने। याद रखना, इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहकर, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ को प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने कहा था? तो किसने? किशोरी लाल गोस्वामी ने। क्योंकि किशोरी लाल गुप्त ने, गोस्वामी नहीं है, ये क्या है? किशोरी लाल गुप्त है। तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका
अनुवाद किया था? ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किशोरीलाल गुप्त जो है, किशोरीलाल गुप्त की एक, ये भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा-सा यहीं पे आप लोग लिखते चले जाइएगा कि किशोरीलाल गुप्त की एक अ, पुस्तक थी और उस पुस्तक का जो नाम था वो नाम था पुस्तक का नाम था भाषा सर्वेक्षण। किशोरीलाल गुप्त ने एक पुस्तक लिखी थी, यहीं पे लिख देती हूँ, आप लिख लेना। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक थी भाषा सर्वेक्षण, भाषा सर्वेक्षण। ये बहुत बार पूछी जाती है पुस्तक भी, किसकी पुस्तक है? किशोरीलाल गुप्त की। और किशोरीलाल गुप्त ने जो भाषा सर्वेक्षण सर्वेक्षण जो पुस्तक लिखी ना, इस पुस्तक में इन्होंने कहा, क्या कहा था इस पुस्तक में इन्होंने? हिंदी को, जैसा हमने देखा था ना कि उर्दू को इन्होंने ठेठ हिंदी कहा था। उर्दू को क्या कहा था इन्होंने? ठेठ हिंदी कहा था। कि कहा इसी के अंदर, इसी ग्रंथ के अंदर उर्दू को ठेठ हिंदी का भी प्रयोग उर्दू में इसके लिए किया गया है। आगे इन्होंने भक्ति, ये भी कुछ डाटा हमारे पास आते हैं जो आगे चल के हम भक्ति काल में भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि गिरियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण का काल कहा था। तो ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा कि गिरियर्सन के ग्रंथ में ही भक्ति काल को, गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा था। ये तो सभी को पता ही है कि क्या नाम दिया इन्होंने भक्ति काल को? स्वर्ण काल कहा था। किसने? सर जॉर्ज गिरियर्सन ने। लेकिन इन्होंने भक्ति काल को एक और नाम दिया था। वो क्या दिया था? धार्मिक पुनर्जागरण। क्या नाम दिया? धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण याद रखना, पुनर्जागरण नहीं कहा। पुनर्जागरण से संबंधित तो तथ्य हमारे सामने आता है कि भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो वो भी लिखना चाहते हैं तो लिख लेना कि भारतेंदु काल को, लेकिन वो लिखना ब्रैकेट लगाकर कि भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा था। पुनर्जागरण काल कहा। लेकिन धार्मिक पुनर्जागरण काल किसको कहा गया? भक्ति काल को। और किसके द्वारा कहा गया था? सर जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा। सर जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी और इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? धार्मिक पुनर्जागरण का काल भी कहा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आप इनको भी लिख लें। इन क्वेश्चनों को भी अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें साथ साथ आप लिखते जाएं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी अगर नोट करना चाहते हो तो आप कर लो। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। जो सोसाइटी ऑफ बंगाल थी हमारी, एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ना, उसकी स्थापना भी कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। तो उसको भी कहीं न कहीं लिख ले, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी, जिसके विशेषांक के रूप में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी जानकारी किससे संबंधित थी? हमारे सर जॉर्ज गिरियर्सन ग्रंथ से संबंधित थी। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास जो ग्रंथ आता है वो किसका आता है? मिश्र बंधु का। अगला ग्रंथ किसका आता है? मिश्र बंधु। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपके समक्ष यहाँ दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से हमसे पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु नाम से हिंदी में कौन कौन जाने जाते हैं? मिश्र बंधु नाम से हिंदी में कौन कौन जाने जाते हैं? ये मिश्र बंधु 3 सहोदर थे, 3 भाई थे। और 3 भाई थे, कौन कौन से थे हमारे पास में? ये 3 भाई, गणेश बिहारी मिश्र था, श्याम बिहारी मिश्र था और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो 3 भाई थे, याद रखना, इसमें बहुत बार पूछा जाता है, कृष्ण बिहारी मिश्र को दे दिया जाता है और कहा जाता है इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं था? तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधु नहीं थे। ये 3 सहोदर, 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनको क्या कहा जाता है? मिश्र बंधु कहा जाता है। अगर याद नहीं है तो इस प्रकार से याद कर लो कि हिंदी साहित्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, इतिहास, तो इतिहास के अंतर्गत, इतिहास जीके पढ़ते हैं ना, इतिहास के अंतर्गत मिश्र बंधु नाम के 3 भाई आए थे और इन्होंने
इन्होंने भारत पर अपनी बल बुद्धि, अपने मस्तिष्क की बुद्धि पर राज किया था। बल बुद्धि पर नहीं, मस्तिष्क की बुद्धि पर राज किया था। जब मुगल काल में कहूँ कि औरंगजेब के बाद का जो समय था, उसमें जो राजा थे वो अयासी हो गए थे, तो वहां इन्होंने अपने मस्तिष्क के बल पर, उनके सलाहकार होकर मस्तिष्क के बल पर इन्होंने राज्य किया था। तो ये सभी चीजें ना, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, मुगल काल, ये हम किस में पढ़ते हैं भाई, जीएस में पढ़ते हैं ना। जीएस का जो पार्ट होता है ना, जीके का पार्ट, जीके का भी हिस्ट्री का पार्ट, जीएसएस किस में पढ़ते हैं हम, ये जीएसएस में पढ़ते हैं। तो बस याद रखिए, जी से क्या है, गणेश है, एस से क्या है, श्याम है, और एस से क्या है, सुखदेव है। तो ये तीन भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई क्या कहलाए, आपके मिश्र बंधु के नाम से जाने गए थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद। अब आगे चल के सभी का ग्रंथ आएगा, आगे चल के जो लिखा गया वो उसे ग्रंथ की संज्ञा दी गई, लेकिन इससे पहले जो लिखे गए थे, इस जॉर्ज ग्रियर्सन से पहले लिखे गए, किसके, तासी और शिव सिंह सेंगर, उनको मात्र पुस्तक की संज्ञा दी गई थी। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने अपने नाम पर ही रखा, क्या रखा, मिश्र बंधु विनोद। इसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से कितने भागों में प्रकाशित किया, यह है 4 भागों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रथम भाग, इसके प्रथम 3 भाग, इस बात को याद रख लेना, इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। याद कैसे रखेंगे, मैं साथ साथ याद करवा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शायद DSSB की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ, ऑप्शन दिए गए थे 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में। तो ऐसा नहीं कि हमें 2 डेट ही यहाँ पर मिलती है, 2 ही सन हमें यहाँ पर मिलती है, तो 2 भाग में प्रकाशित नहीं हुआ था। याद रखना, पहले 3 भाग, पहले 3 भाग याद कैसे रखेंगे। अब देखो 1800 की तो बात नहीं चल रही, वो तो 1800 तो पीछे गई है ना। अब किसकी बात आ गई, 1900 की, तो 1900 तो हमें याद रह ही जाएगा। और पहले 3 भाग 13 है ना, 13, तो पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए, 1913 में, और चौथा भाग कब हुआ, 1934 में। पहले 3 भाग 13 में, है ना, 1 3 13, 1 से 3 तक कब हुए, 1913 ईस्वी में, और चौथा कब हुआ, 34 ईस्वी में। चौथा कब हुआ, 1934 ईस्वी में। ये दोनों सन हमें जरूर याद रखनी है। ग्रंथ का नाम तो याद रह ही जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद में आया कि इस ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। याद रखना, सर्वाधिक कवियों को अगर किसी ने एकत्रित किया, सर्वाधिक कवियों को यदि किसी ने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, तो किसमें, मिश्र बंधु विनोद में दिया गया। किसके द्वारा, मिश्र बंधु के द्वारा। इन्होंने 5000, अगर फिक्स पूछे तो 4591 कवियों को, कई बार 4000, बहुत जगह कहाँ 4994 भी दे दिया जाता है ना। लेकिन इतना फिक्स डाटा हमसे कभी नहीं पूछा जाता है। लगभग 5000 कवियों को इन्होंने विवरण दिया। इन्होंने भी किसका प्रयोग किया, कालक्रम पद्धति का इन्होंने भी प्रयोग किया। उसके बाद है, इस ग्रंथ को कविवृत्त संग्रह के नाम से इसको क्या कहा गया, महावृत्त संग्रह, महावृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा, महावृत्त संग्रह कहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक कवियों को सम्मिलित किया गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल के जो कवियों का जो डाटा है, जो संग्रह है, वो कहाँ से लिया है, इसी ग्रंथ से लिया है। इसमें रचना काल को 5 भागों में विभाजित किया गया था। रचना काल को कितने भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया। इस ग्रंथ में काल विभाजन का सफल प्रयास किया गया। याद रखना, काल विभाजन का व्यवस्थित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया था, इसे मिश्र बंधु विनोद में ही किया गया। काल विभाजन का प्रयास दिया, याद रखना, इतिहास लेखन का प्रयास तो गारसाद तासी ने किया, लेकिन काल विभाजन का जो प्रयास था, वो प्रयास किसने किया था, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। अगर सफल प्रयास पूछे तो किसने किया था, मिश्र बंधु विनोद में किया गया था, मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगर व्यवस्थित पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बनते हैं, जिनको हमें ध्यान रखना है।
सर्वप्रथम व्यवस्थित काल विभाजन। व्यवस्थित काल विभाजन किसके द्वारा दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। अगर व्यवस्थित पूछा जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण उठाया है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक कौन से ग्रंथ का सहारा लिया लिखने में, सर्वाधिक आधार कौन से ग्रंथ को बनाया? तो कौन से को? मिश्र बंधु विनोद को ही बनाया था। आगे और देखते हैं, ये ग्रंथ था किसका? हमारा मिश्र बंधु विनोद का। तो ये जानकारियां मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ से हमसे ले ली जाती हैं। हम जानते ही हैं कि मिश्र बंधु जो विनोद है, मिश्र बंधु विनोद है, उसने 643 ईस्वी से, अभी हमने लिखा ही था कि 643 ईस्वी से इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। किसी 643 ईस्वी से आरंभ इसने माना है मिश्र बंधुओं ने भी। एक बात और आती है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि एक किस कालखंड का दोहरा नामकरण, एक ही काल को दो उपभागों में बांटने का कार्य किसने किया? तो एक ही काल को दो उपभागों में, एक काल को दो उपभागों में वर्गीकृत करने का कार्य किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया था। इन्होंने ये कहे कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को तो आरंभिक काल कहा, लेकिन इन्होंने आगे चल के देखी कि भक्ति काल को, रीति काल को, इनको हर काल खंड को दो दो उपभागों में विभाजित कर दिया। तो अगर क्वेश्चन ये आए ना कि कालक्रम को दो उपभागों में विभाजित करने या दो उपभागों में विभाजित करने का कार्य या श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? मिश्र बंधुओं को जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि दोहरे नामकरण की पद्धति किसने अपनाई? तो दोहरे नामकरण की पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनाई गई। तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि किसी कालखंड को दो उपभागों में विभाजित किसके द्वारा किया गया? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। और दोहरे नामकरण की पद्धति या दोहरा नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। ये बात भी हम यहाँ से याद रखें। ये ग्रंथ था हमारा किसका? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। आगे की जो जानकारी, आगे के जो ग्रंथ हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक सभी को याद हुआ सबसे पहला ग्रंथ किसके द्वारा, सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा? गारसाद ताशी के द्वारा किया गया। ताशी का ग्रंथ कौन सा था? हमने देखा कि ताश कब खेलते हैं? इतवार को, यानी इस्तवार शब्द आ जाएगा, है ना। उसकी सन भी हमने अच्छे से याद कर ली कि किस किस सन में ये लिखा गया था। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद कौन आए? शिव सिंह सेंगर, यानी यानी कितनी बार? 8 जैसा 3 बार आ रहा है, यानी 1888 ईस्वी। उसको हमने याद कर लिया था। ग्रंथ का नाम तो जानते हैं, शिव सिंह सरोज, उन्होंने अपने नाम पे ही लिखा था, तो वो वैसे भी हमें याद है। उसके बाद कौन आया? सर जॉर्ज ग्रियर्सन आए। ग्रियर्सन ने किस में लिखा? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इनका ग्रंथ कौन सा था? मॉडर्न था। ये अंग्रेज बड़े मॉडर्न बनते थे, लेकिन जब इनको भारत से भगाया गया तो ये हमारे चरणों में गिरने लगे। कब से गिरने लगे? 8 बजे से अगले 8 बजे और अगले 8 बजे तक गिरते ही रहे, यानी 1888 ईस्वी, और आवश्यकता पड़े तो 1889 ईस्वी 9 बजे तक भी गिरते रहेंगे, है ना। ये बड़े मॉडर्न समझते थे, तो याद रखना था मॉडर्न। ग्रियर्सन का कौन सा था? सर जॉर्ज अंग्रेज था, और अंग्रेज का कौन सा था? ग्रियर्सन था। उसके बाद में कौन आए हमारे पास? मिश्र बंधु आए। और मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद के नाम से ग्रंथ लिखा। इसकी तारीख हमें याद करनी है, तो सभी जानते ही हो कि मिश्र बंधु विनोद ने कितने भागों में लिखा था? भाई तो कितने थे? ये 3 थे, लेकिन ग्रंथ कितने भागों में लिखा था? 4 भागों में। पहला और पहले से लेकर तीसरे तक, यानी 1 से 3 तक कब लिखा गया? 13 में, 1913 में। और उसके बाद देखें कि चौथा कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में लिखा गया। तो ये इन्होंने 4 भागों में प्रकाशन किया था। पहले 3 भाग तो 1913 ईस्वी में आए, और चौथा भाग जो आया कब आया? 1934 ईस्वी में आया। बाकी इनके ग्रंथ की जानकारी आप जान ही रहे हो कि ये इनकी ग्रंथ की जानकारी थी जो हमसे पूछ ली जाती है। इन्होंने प्रत्येक कालखंड को 2 उपभागों में विभाजित करने का कार्य किया। जबकि पूछा जाए कि दोहरा नामकरण किसके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र
शुक्ल के द्वारा किया गया था। इन्होंने हिंदी का जो आरंभ माना है वो 643 ईस्वी से ही माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी हम जानते हैं, और मिस्र बंधुओं ने भी कब से माना, 643 ईस्वी से माना, लेकिन इन्होंने कोई पहला कवि नहीं बताया कि पहला कवि कौन सा है। उसका वर्णन इन्होंने नहीं किया कि हिंदी का पहला कवि कौन सा है। बाकी इन्होंने ये कहें कि ये विशेषताएं इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे ज्यादा जो तथ्य उठाए हैं वो किससे उठाए हैं, मिस्र बंधु विनोद से ही उठाए हैं। और मिस्र बंधु विनोद को इन्होंने क्या कहा, महावृत संग्रह का नाम इन्होंने दिया है। तो ये जानकारी थी किसकी, मिस्र बंधु विनोद की। बाकी की जानकारी आगे कल की क्लास में हम देखते हैं। आगे जितने भी ग्रंथ हैं और आचार्य रामचंद्र, देखो डेट अगर सन की बात आए ना कि सन याद करने की, तो हमें बहुत ज्यादा सभी की सन याद नहीं करनी है, हमें मात्र 10 ग्रंथों की सन याद करनी है, जो आगे मैं आपको इस लॉजिक के साथ याद करवाती हुई चलूंगी। और बाकी के जो हमारे ग्रंथ रह गए उनको हम कल की क्लास में देखते हैं। और इसी तरह से मस्त होके पढ़ते रहिए दोस्तों। ये क्लास जो आपकी है ये हमारे ऐप पर कोर्स हमारा चल रहा है। इसी प्रकार संपूर्ण साहित्य आपको वहां पर करवाया जाएगा, आदिकाल, भक्ति काल, है ना, रीतिकाल और आधुनिक काल तक यहाँ करवाया जाएगा आपको। यदि कोई नेट के लिए हमारे साथ जुड़ता है तो नेट के लिए पूरा साहित्य इसी प्रकार की ट्रिक से आपको करवाया जाता है। क्लासेज केवीएस पीजीटी और एचपीएससी पीजीटी, इनके लिए क्लासेज चल रही हैं। हमने अपने कोर्स को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो जो पाठ्य पुस्तक आपकी लगाई गई है वो पाठ्य पुस्तक करवाई जाती है, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाता है, और उसके बाद में हिंदी व्याकरण करवाया जाता है। ये 3 पार्ट में हमारी क्लासेज चलती हैं। प्रत्येक दिन ऐप में आपको तीनों क्लासेज मिलती हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी मिलता है, पाठ्य पुस्तकें भी मिलती हैं, और व्याकरण की क्लास भी हमारी होती है। तो यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो अवश्य कोर्स के साथ जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार के लॉजिक के साथ आपको संपूर्ण साहित्य करवा दिया जाता है। और पाठ्य पुस्तकों में भी कौन सी लाइन में कौन सा अलंकार आया है, कौन सा रस आया है ना, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, किस राइटर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये सभी जानकारी आपको पाठ्य पुस्तकों के सरलार्थ में करवाई जाती है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मैं क्यों कहती हूँ ये बात बार बार, आपको लगता है कि मैम क्लास के आरंभ में भी यही कहते हो, क्लास के अंत में भी यही कहते हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मस्त रहना बहुत जरूरी है। यदि हम बोझ लेकर भार लेकर टेंशन लेकर पढ़ने लगे ना तो पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आता है। बिल्कुल मस्ती से पढ़िए, लेकिन व्यस्त भी रखिए अपने आप को, पढ़ाई में व्यस्त भी रखिए। इस पढ़ाई को आप अपने ये कहीं दोस्त बना लो, है ना, और दोस्त बनाकर पढ़ाई करो, इसके साथ साझा करो, हर बात साझा करो। अच्छा ग्रियर्सन, आपने कौन कौन से ग्रंथ, आपके ग्रंथ में कौन कौन सी बातें थी, है ना, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं ना इनसे इस प्रकार से याद करो, रटने के तरीके से। इस ग्रंथ में ये लिखा था, इस ग्रंथ में ये लिखा था, ये लिखा था, और बाद में पता चले कि कौन किस में लिखा था, लेकिन कौन किस में क्या लिखा था वो भूल जाए। तो इस प्रकार का बोझ लेकर आप मत पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा। अपने आप को समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई को समय दीजिए आप, और मस्ती से पढ़ते जाइएगा। कोई भी पेपर आप आराम से क्रैक कर पाते हो, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर इस प्रकार से मेरे साथ पढ़ते हो तो। अन्य कहीं से पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि केवल मेरे द्वारा ही सिलेक्शन दिलाए जाएंगे, लेकिन हाँ, मस्ती से और व्यस्त रहकर पढ़ने का जो मौका है ना वो आप मेरे साथ पा सकते हो। आराम से आपको हर चीज याद होगी।